तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मैक्स को देखते हैं जो नाकी के साथ उस शहर से बहुत दूर आ गया था, जहां वो नाकी से कहता है कि इस जगह पर तुम्हें वो इमोर्टल पैलेस का राजा तंग नहीं करेगा, इसलिए तुम यहाँ पर रहकर अपनी कल्टीवेशन कर सकते हो। इसके बाद मैक्स अपनी स्पेस रेंज से कुछ नोट्स निकालते हुए नाकी से कहता है कि तुम एक आर्चर हो और स्पिरिचुअल एनर्जी में माहिर बन सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कल्टीवेशन प्रैक्टिस के लिए कुछ नोट्स बनाए हैं, इसलिए तुम इसे पढ़कर कल्टीवेशन कर सकते हो। साथ ही मैक्स नाकी को एक स्पेस रिंग भी देता है जिसके अंदर काफ़ी ट्रेजर्स थे, जिससे नाकी आराम से हेवन लेवल पर पहुंच सकता था और हो सकता है कि अगर वो ज़्यादा मेहनत करे तो वो डोमेन लेवल पर भी पहुंच सकता था। तो ये सब पाके नाकी मैक्स को थैंक यू बोलता है। तभी मैक्स नाकी से कहता है कि अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता, पर एक असली हीरो वही होता है जो अकेले में खुद को साबित कर सके, इसलिए तुम यहीं रुको। इसके बाद मैक्स वहाँ से जाने लगता है। जहाँ जाने से पहले वो नाकी से कहता है कि मेरी जर्नी अभी तक खत्म नहीं हुई है, इसलिए मैं तुमसे दोबारा ज़रूर मिलूंगा। इसके बाद मैक्स अपनी स्पेसशिप में वापस आ जाता है, जहाँ स्पेसशिप में आने के बाद बबाता मैक्स से कहती है कि हमने मिशन पार करने के लिए जितने क्रिस्टल चाहिए थे उससे ज़्यादा क्रिस्टल कलेक्ट कर लिए हैं। ऊपर से तुम बस 2 और क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करके ब्लड वॉरियर का टाइटल हासिल कर लोगे। इस पे मैक्स बवाता से कहता है कि मैंने दूसरा क्रिस्टल एब्जॉर्ब करने की कोशिश करी थी, पर मैं इसमें कामयाब नहीं हो पाया, तो मैंने इसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करी और मुझे पता चला कि सेकेंड क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के लिए आपकी बॉडी की एबिलिटी पहले से 10 गुना ज़्यादा होनी चाहिए, पर मुझे नहीं पता कि मैं अपनी बॉडी की एबिलिटी इतनी जल्दी कैसे बढ़ा सकता हूँ, इसलिए मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा। तभी बबाता मैक्स को उस लड़ाई वाली जगह के बारे में याद दिलाती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एविल फॉग था, जिसकी मदद से मैक्स वो क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर सकता था। तो मैक्स वहाँ जाने का डिसाइड करता है और अपनी स्पेसशिप को लेकर उसी तरफ बढ़ने लगता है। अब थोड़ी देर में उस जगह पर पहुँचने के बाद मैक्स अपनी स्पेसशिप से बाहर आ जाता है। तभी बबाता मैक्स को बताती है कि जिस जगह पर लड़ाई हुई थी वो इलाका बहुत बड़ा है, यहाँ तक कि अगर उस इलाके में अर्थ को भी रख दिया जाए तो ऐसा लगेगा कि जैसे एक डेजर्ट में एक सुई को रख दिया हो। इसके बाद मैक्स उस फॉग के पास जाने लगता है, जहाँ उस फॉग के पास पहुँचने से ही मैक्स को बहुत अजीब महसूस हो रहा था और इसलिए वो बोलता है कि ना मेरा ये आर्मर ना मेरी ये बॉडी इस फॉग को मेरे ब्लड सेल के पास जाने से रोक पा रही है, और अगर मैं ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता तो ये फॉग मुझे पागल कर देता। उसी वक्त मैक्स धीरे धीरे बेहोश होते होते नीचे गिरने लगता है, लेकिन उसी वक्त मैक्स पर एक इमोर्टल पैलेस का बंदा हमला कर देता है, लेकिन सही समय पर मैक्स अपना होश संभाल लेता है और उस बंदे से लड़ने लगता है। जहां उनसे लड़ते हुए मैक्स सोचता है कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या इन लोगों को मेरे बारे में पता चल गया है। उसी वक्त वहां पर एक और इमोर्टल पैलेस का बंदा आ जाता है जो कि यूनिवर्स लेवल स्टेज 9 पर था, पर मैक्स उसे आराम से पकड़कर जमीन पे पटक देता है। इसके बाद मैक्स अपने क्लोन्स बनाने लगता है, पर उसी वक्त वहां पर एक और इमोर्टल पैलेस का बंदा आ जाता है। ये देखकर मैक्स अपने क्लोन्स बनाना बंद कर देता है और एकदम से उन सब पर स्लैश अटैक करके उन्हें पीछे कर देता है। तभी एक बंदा मैक्स को अपने इलेक्ट्रिक ट्रैप में फंसाकर बोलने लगता है कि हम लोग यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए आए थे, लेकिन हमें तो यहाँ वही बंदा मिल गया जो बिल्कुल उसी बंदे की तरह दिखता है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारा लेवल कम है जिसकी वजह से हम इसे नहीं हरा सकते, और ये तो शैडो की तरह इधर उधर भाग रहा है, इसलिए मुझे यहाँ से निकलना होगा। पर उसी वक्त मैक्स उसे देख लेता है और उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन बाकी सारे इमोर्टल पैलेस के लोग एक साथ मैक्स पर टूट पड़ते हैं, पर मैक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से उन सबको दूर कर देता है, जिसके बाद वो कई सारे हेवनली नाइफ्स को बाहर निकाल लेता है और एक साथ उन सबको उन लोगों की तरफ भेज देता है। ये देखकर एक इमोर्टल पैलेस का बंदा बोलता है कि मैक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो उन चारों में से 3 तो तुरंत ही स्पेसशिप की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन फोर्थ बंदे के मैक्स अपने नाइफ्स की मदद से टुकड़े टुकड़े कर देता है, पर 3 लोग वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद मैक्स उस मरे हुए बंदे का ब्रेसलेट ले लेता है,
जहां मैक्स मन में बोलता है कि ये लोग इमोर्टल पैलेस के उन खास बंदों जितने ताकतवर नहीं थे, लेकिन ये भी काफी स्ट्रांग थे। हो सकता है ये इमोर्टल पैलेस के गार्ड्स हो, पर अब इन्हें मार के मैंने अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है। इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी अपना ब्लड वॉरियर बनने का मिशन पूरा करके यहाँ से निकलना होगा। अब मैक्स उस तरफ बढ़ने लगता है जहाँ पर वो इविल फॉग और ज़्यादा डेंस हो, क्योंकि वो फॉग जितना ज़्यादा डेंस होगा उतनी ज़्यादा मैक्स को उस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने में आसानी होगी। लेकिन उस इविल फॉग से भी मैक्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, जिसकी वजह से उसे अपनी बॉडी और बोन्स में काफ़ी दर्द महसूस हो रहा था। तभी मैक्स चेक करता है कि क्या वहाँ वो ब्लड क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो मैक्स को लगता है कि वो वहाँ आराम से क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर सकता है। पर मैक्स सोचता है कि उसे और भी डेंस फॉग के एरिया को ढूंढना चाहिए ताकि वो और भी आसानी से ब्लड क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर सके। इसलिए मैक्स और भी एक्सट्रीम फॉग को ढूंढने लगता है, जहाँ उसे उस फॉग का एक बड़ा सा भवंडर मिल जाता है, जिसे देखकर मैक्स सोचता है कि इस भवंडर में कोई भी आम इंसान घुसने की कोशिश नहीं करेगा, इसलिए मैं एनिमीज से भी सेफ रहूंगा और आराम से कल्टीवेशन कर पाऊंगा। अब मैक्स उस भवंडर के अंदर जाने लगता है, जहाँ जाते हुए मैक्स अपने मन में बोलने लगता है कि मेरी ह्यूमन बॉडी और मौसा क्लैन वाली बॉडी के पास काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस है, पर मेरी गोल्डन हॉर्न बेमोथ वाली बॉडी के पास ज़्यादा बैटल स्किल्स नहीं है, इसलिए मुझे उसके बारे में भी कुछ ना कुछ सोचना होगा। तभी मैक्स को उस फॉग के अंदर एक जाइंट बीस्ट की इमेज दिखाई देती है, जो कि एक बड़े से एलियन से लड़ रहा था। तो ये देखकर मैक्स समझ जाता है कि ये सारा फॉग उस बीस्ट का ही है जो उसके मरने के बाद यहाँ फैल गया। साथ ही मैक्स सोचता है कि ये बीस्ट बिल्कुल गोल्डन हॉर्न बेमोथ जैसा है और उसी के जैसा ताकतवर है, इसलिए मैक्स उसी जगह पर कल्टीवेशन करने बैठ जाता है ताकि उस फॉग की मदद से गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को और ज़्यादा पावर मिल सके। जहाँ कल्टीवेशन करते वक्त मैक्स अपने मौसा क्लैन की क्लोन को भी बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से उस फॉग वाले एरिया से बाहर निकल जाता है और इस पूरे प्लैनेट की जानकारी इकट्ठा करने लगता है, जहाँ वो बीच बीच में मौसा क्लैन की बॉडी से नागी पर भी ध्यान दे रहा था, जो कि अच्छे से कल्टीवेशन कर रहा था। साथ ही मैक्स को ये भी पता चल गया था कि इमोर्टल पैलेस के राजा ने अभी तक नागी के फादर को नहीं मारा है, इसलिए मैक्स डिसाइड करता है कि एक बार वो ब्लड वॉरियर का टाइटल हासिल कर ले, वो फिर नागी के फादर को ज़रूर बचाएगा। इसलिए मैक्स वापस अपनी ह्यूमन और मौसा क्लैन वाली बॉडी को मर्ज कर देता है और उस ब्लड क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करता है, जहां इस बारी मैक्स सेकेंड ब्लड क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो जाता है। जहां सेकेंड ब्लड क्रिस्टल एब्जॉर्ब करने के बाद मैक्स की स्पिरिचुअल पावर स्कैनिंग की रेंज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। साथ ही मैक्स अपनी बाकी स्किल्स को भी चेक करता है और उसे पता चलता है कि सिर्फ 2 ब्लड क्रिस्टल की मदद से उसकी अटैक की पावर 50% बढ़ गई है। अब मैक्स सोचता है कि सिर्फ एक और क्रिस्टल से वो ब्लड वॉरियर बन सकता है, लेकिन वो फिलहाल थर्ड क्रिस्टल को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए 100 गुना बॉडी की ताकत चाहिए होती है, जो अभी उसके पास नहीं है, इसलिए उसे और मेहनत करनी पड़ेगी। तभी मैक्स को एक आवाज़ सुनाई देती है और उसे उस एविल फॉग की और गहराई में जाने का रास्ता मिल जाता है, इसलिए मैक्स उस तरफ जाने लगता है, क्योंकि इससे वो थर्ड ब्लड क्रिस्टल आसानी से एब्जॉर्ब कर पाएगा। लेकिन मैक्स धीरे धीरे 12,000 किलोमीटर नीचे पहुंच जाता है, पर उसे उस जगह का बॉटम नहीं मिलता और 15,000 किलोमीटर पार करने के बाद मैक्स को उस जगह का बॉटम मिलता है, जहां जैसे ही मैक्स बॉटम पर पहुंचता है तो मैक्स को वहां पर एक खंडर दिखाई देता है, जहां पर कुछ पैलेस बने थे। तभी हम देखते हैं कि उस जगह पर कई सारे लोग कल्टीवेशन कर रहे थे। उसी वक्त उन सबका लीडर अपने लोगों से मैक्स को मारने के लिए कहता है, क्योंकि उसने उनका कल्टीवेशन डिस्टर्ब कर दिया था। तो लीडर का हुक्म मानते हुए उस पैलेस के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक चीज़ बाहर आने लगती है। इधर मैक्स को भी पता चल जाता है कि उसकी तरफ कुछ बहुत तेज़ी से आ रहा है, इसलिए वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसी वक्त वो बीस्ट जैसा दिखने वाला बंदा मैक्स पर लगातार अलग अलग डायरेक्शन से अटैक करने लगता है, जिससे बचने में मैक्स को बड़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो मैक्स को इधर उधर पटके जा रहा था। पर
मैक्स खुद को संभालते हुए उस बीस जैसे दिखने वाले बंदे का एक हाथ काट देता है, लेकिन इससे उस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पहले जैसे ही मैक्स पर अटैक करे जा रहा था। ये देखकर मैक्स बोलता है कि अगर तुम्हें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा तो मुझे तुम्हें मारना ही होगा। जिसके बाद मैक्स उस पे अपनी तलवार से लगातार अटैक करते हुए उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे जान से मार देता है। जहां उसके मरने के बाद मैक्स सोचता है कि ये एक डोमेन लेवल का वॉरियर था, इसे यहाँ जबरदस्ती रखा गया था, जिसकी वजह से ये पागल हो गया और बस पागलों की तरह ये अपने मास्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता था। तभी अचानक से मैक्स की धड़कन बहुत तेजी से बढ़ने लगती है और उसका ब्लड फ्लो भी बहुत स्लो हो जाता है। तो ये महसूस होने पर मैक्स वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर उन लोगों का लीडर आ जाता है जो नीचे कल्टीवेशन कर रहा था। अब वो लीडर मैक्स को अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक जगह रोक कर उससे कहता है कि मेरा नाम ब्लड गॉड बाकुई है और मुझे तुमने इम्प्रेस कर दिया क्योंकि तुमने अल्टीमेट हेवन लेवल पर होने के बावजूद मेरे डोमेन मास्टर लेवल के गुलाम को मार दिया। इसलिए तुम्हारे पास बस दो रास्ते हैं कि या तो तुम मेरे गुलाम बन जाओ या फिर मारे जाओ, क्योंकि तुम मुझसे बच के तो यहाँ से नहीं जा सकते। इधर मैक्स भी समझ जाता है कि बाकुई बहुत ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि उसे उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा ताकत महसूस हो रही थी। अब बाकुई मैक्स से कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ 10 सेकंड का वक्त देता हूँ डिसाइड करने के लिए। इसके बाद वो 10 तक उल्टी गिनती गिनना चालू करता है, जहाँ जैसे जैसे बाकुई धीरे धीरे एक की तरफ आ रहा था मैक्स को अपने शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि बाकुई मैक्स पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना रहा था, जिसकी वजह से मैक्स मर सकता था। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।